नमस्कार बच्चों, आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आपकी किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में 2 भाग हैं। पहला भाग इतिहास का है और दूसरा भाग नागरिक शास्त्र का है। आज हम नागरिक शास्त्र के भाग 2 के पाठ 2 के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विषय में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे ग्रामीण रहन सहन के बारे में, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के संबंध में, स्थानीय स्वशासन के विषय में, पंचायत व्यवस्था एवं उसके स्तरों के संबंध में, ग्राम पंचायत के गठन एवं उसके आय के साधन के बारे में, ग्राम पंचायत के कार्य और उसके महत्व के बारे में। बच्चों, आप सभी अपने माता पिता, भाई बहन, दादी बाबा आदि के साथ परिवार में रहते हैं। आपके घर के आसपास आप ही की तरह के और परिवार रहते हैं। आप सभी उन परिवारों के बच्चों के साथ खेलते कूदते होंगे और मज़े करते होंगे। हम सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, यह चित्र भी आपको यही दिखा रहा है। ये आपकी किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से लिया गया है और ये चित्र लालगंज गांव का है। हम सभी इस प्रकार अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। बहुत सारे परिवारों को मिलाकर एक समुदाय या समाज बनता है। फिर ये समुदाय चाहे नगर का हो चाहे आपके गांव का। तो आइए बच्चों, आज हम आपके गांव के रहन सहन और वहां की शासन व्यवस्था के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। हमारे देश भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना, पशुपालन करना तथा अन्य छोटे छोटे काम धंधे करना होता है। कुछ लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गाँव में खेती ही होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाते हैं। पहली रबी की फसल जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती है। दूसरी है खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर के अंत तक काट ली जाती है। इन फसलों की उपज को बेचकर किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खेती करने के लिए किसान मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त नलकूप, नहर, तालाब आदि के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। बच्चों, आप लोग भी अपने माता पिता के साथ कई बार खेतों में जाते होंगे। जिस समय फसल की बुआई या कटाई की जाती है उस समय कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे समय में यथासंभव सभी को परिवार में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों, आप लोग अपने गाँव में बहुत बार घूमे होंगे, परंतु आप अपने गांव को आज जिस स्थिति में देखते हैं वैसा पहले नहीं था। पहले के गांव के रास्ते कच्चे, धूल भरे, मिट्टी भरे होते थे। गांव में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी आदि का अभाव था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय आदि गांव से बहुत दूर होते थे, जिसके कारण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी और बहुत से लोगों के लिए अपने बच्चों को दूर भेजना संभव नहीं हो पाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती थी। परंतु जैसे जैसे हमारे देश ने तरक्की की है तो ये तरक्की हमारे गाँव में भी दिखाई देने लगी है। अब गाँव में किसान खेती करने के लिए उन्नत बीज, खाद एवं कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लग गए हैं। खेतों में हल बैल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग होने लग गया है। सभी लोग अब बहुत से गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय तथा पंचायत घर आदि भी बन गए हैं। आपने अपने गांव में ये सारी सुविधाएं देखी होंगी। अब गांव में लोग खुले में शौच जाने का पूरी तरह परित्याग कर चुके हैं। हमारे सभी घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है और लोग उनका प्रयोग करने लगे हैं। सभी घरों में बिजली का कनेक्शन भी लग गया है, जिससे कि वहां पर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। गाँव के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूक हो गए हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तथा व्यवसाय आदि के लिए बाहर भी भेजने लगे हैं। पक्की सड़कों का निर्माण हो जाने के कारण यातायात के लगभग सभी साधन गांवों तक सुलभ हो गए हैं, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में और अपना सामान लाने ले जाने में भी सुविधा होने लगी है। दूरदर्शन, रेडियो, केबल टीवी ये सारी चीज़ें गाँवों में आसानी से सुलभ हैं और इनके द्वारा गाँव के लोगों को उत्तम रहन सहन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि संबंधी जानकारी दी जा रही है, जिससे गांव के लोगों का स्तर ऊंचा उठ रहा है।
गांव के मार्गों को सड़कों से जोड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर चल रही है। गांव में बैंक भी खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं, जिससे वे अपने स्तर को ऊंचा उठा सकें। आपने भी ये सभी सुविधाएं देखी हैं। गांव के लोगों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। हस्तशिल्प तथा हथकरघा आदि पे विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना दिसंबर सन 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गांव के मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पक्के सड़क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है। फरवरी सन 2006 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी। यह योजना गांव के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। स्वच्छ भारत मिशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो केवल गाँव में ही नहीं वरन शहरों में भी कार्य कर रही है। 2 अक्टूबर सन 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का एक स्लोगन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। इस स्लोगन को आपने अपने गाँव में बहुत जगहों पर लिखा देखा होगा। ये स्लोगन आपके विद्यालय में भी ज़रूर लिखा होगा। ये योजना केवल गाँव में नहीं वरन शहरों में भी कार्य कर रही है। इस योजना के तहत लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है और विशेष सफाई अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की जाती है। ये योजना गाँवों में शौचालयों का निर्माण करने का भी कार्य कर रही है, जिसे काफ़ी तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। आपने भी अपने गाँव में शौचालयों का निर्माण होते देखा होगा, जिन्हें इज्जत घर नाम दिया जाता है। इस तरह से ये योजना गाँवों में खुले में शौच जाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही हैं। बच्चों, हमने ये तो समझा कि किस प्रकार गाँवों में तेज़ी से विकास हो रहा है और विभिन्न योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब योजनाएं हमारे गाँव में किस प्रकार चल रही हैं? वो कौन से लोग हैं जो इन योजनाओं को हमारे गाँवों तक लेकर आते हैं? हमारे गाँव में सड़कें, पीने का पानी, नालियाँ, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि किस प्रकार कार्य करते हैं? और हम अगर इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हम किनसे संपर्क करें? साथ ही अगर हमारा कभी हैंडपंप खराब हो जाता है या हमारे यहाँ सड़कें टूट जाती हैं तो हम किससे शिकायत करें और उन्हें हम कैसे ठीक करवाएं? तो इन सब व्यवस्थाओं को समझने के लिए हम अपने विद्यालय के उदाहरण से समझते हैं। आप सभी अपनी कक्षा में एक मॉनिटर का चुनाव करते हैं। वो मॉनिटर अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो उस बात को आपके कक्षा अध्यापक तक पहुंचाता है। कक्षा अध्यापक उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि समस्या बड़ी है तो कक्षा अध्यापक उस बात को प्रधानाध्यापक तक पहुंचाते हैं, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। इस प्रकार यह एक व्यवस्था होती है जिससे विद्यालय में अनुशासन बना रहता है और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। इसी प्रकार गाँव में भी सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। ये व्यवस्था गाँव के लोगों में से ही कुछ लोगों को चुनकर बनाई जाती है। गाँव में सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए जिस तरह का शासन होता है उसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसका अर्थ है ग्रामीणों द्वारा अपना शासन। गाँवों में इतनी उन्नति होने के बाद भी अभी भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके लिए गांव के लोगों को मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र सभी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका प्रयोग सभी लोग करते हैं और ये सभी के काम आती हैं। ऐसी सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है और इन सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए गाँव में एक पंचायत व्यवस्था कार्य करती है। बच्चों, आपने ये पंचायत शब्द ज़रूर सुना होगा और इस शब्द से आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो आइए इस पंचायत व्यवस्था को हम विस्तृत रूप में जानते हैं।
पंचायत व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत। जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, जिला पंचायत एक जिले के लिए काम करती है, क्षेत्र पंचायत पूरे विकास क्षेत्र के लिए काम करती है और ग्राम स्तर पर जो व्यवस्था कार्य करती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत बनाने के लिए गांव में कम से कम 1000 की आबादी होना आवश्यक है। जहां पर गांव की आबादी 1000 से कम है, वहां पर आसपास के अन्य छोटे छोटे गांव मिला करके तब एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत अन्य सभी छोटे छोटे गांवों के लिए कार्य करती है। ग्राम पंचायत के कार्य करने के लिए गांव में एक पंचायत भवन बनाया जाता है, जहां पर बैठकर ग्राम पंचायत के सदस्य समस्याओं को सुन सकते हैं तथा उनका निराकरण कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए आवश्यक कुछ शर्तें होती हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के लोगों के बीच में से ही मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस गांव का तथा भारत का नागरिक हो। साथ ही उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वह व्यक्ति पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए और उसके ऊपर ऐसा कोई ऋण नहीं होना चाहिए जिसका वह भुगतान ना कर सके। साथ ही उसको न्यायालय से किसी प्रकार की सज़ा ना मिली हो। गांव में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री तथा पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है। ये संख्या उस ग्राम सभा में रहने वाले लोगों की संख्या अर्थात ग्राम सभा की जनसंख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 1000 है तो वहाँ पर 9 ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है। यदि संख्या 1001 से 2000 तक है तो वहाँ पे 11 सदस्य चुने जाते हैं। 2001 से 3000 तक की जनसंख्या के लिए 13 ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जहाँ पर ग्राम सभा बड़ी है अर्थात 3000 से अधिक की आबादी होने पर अधिकतम 15 सदस्य चुने जा सकते हैं। ये सभी सदस्य उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँवों में के सदस्यों में से चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों का तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना भी आवश्यक है। बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार ग्रामवासियों के बीच में से ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान का चुनाव भी ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा और ग्राम सभा में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इन ग्राम प्रधान का चुनाव भी मतदान के द्वारा होता है। इन ग्राम प्रधान का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप अपनी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार ग्राम प्रधान का चुनाव भी किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को उप प्रधान पद के लिए चुन लिया जाता है। यदि ग्राम प्रधान कभी अनुपस्थित होते हैं तो उप प्रधान ग्राम प्रधान के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हैं और उनके कार्यों को करते हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य ये सभी जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये जनता की भलाई के लिए और गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। अतः इन्हें हम जनता के प्रतिनिधि कह सकते हैं। ये उसी गांव की जनता द्वारा चुने गए होते हैं। यदि कोई सदस्य ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है या स्वेच्छा से पद छोड़ना चाहता है तो उसे ग्राम पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि ग्राम प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य मिलकर गांव की भलाई तथा विकास के लिए कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों में इनकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा भी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल तथा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत समिति का सचिव होता है। इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ग्राम पंचायत की बैठक कराते हैं, बैठक का विवरण लिखते हैं, ग्राम पंचायत के आय तथा व्यय का हिसाब किताब रखते हैं, किए गए कार्यों का ब्यौरा रखते हैं,
तथा साथ ही ये भी देखते हैं कि ग्राम पंचायत ठीक प्रकार से कार्य कर रही हो। ग्राम पंचायत की बैठकों में ये देखा जाता है उनके आय व्यय का हिसाब क्या है और वह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत के सचिव बताते हैं, जिससे गांव के लोगों का विकास हो सके और गांव के लोग उनसे जुड़ सकें। इन्हें बोलचाल की भाषा में पंचायत सचिव भी कहा जाता है। इस प्रकार इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, हमने ये जाना कि ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी की सहायता से गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत को विभिन्न कार्यों के लिए धन सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिलता है। अनुदान का अर्थ है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। इसके अतिरिक्त दुकान, मकान, जमीन आदि पर कर भी लगाया जाता है, जिससे कि उनको धन की प्राप्ति होती है। ये सभी धन ग्राम पंचायत की आय होती है। सार्वजनिक भूमि को पट्टे पर दिया जाता है, जिससे धन की आय होती है और वह धन गांव के विकास के लिए खर्च किया जाता है। परंतु जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से धन सरकारी अनुदान के रूप में ही मिलता है, जो गांव के विकास के लिए खर्च किया जाता है। बच्चों, हमने यह तो जाना कि ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार से कार्य करती है और अपने धन को गांव के विकास के लिए खर्च करती है। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन ग्राम पंचायत किन किन कार्यों में खर्च करती है। जैसा हमने पहले भी चर्चा करी, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव की दशा सुधारने का होता है। ग्राम पंचायत गांव की दशा सुधारने के लिए वह सभी कार्य करती है जिससे गांव का विकास हो सके। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव में विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सुविधा केंद्र आदि कार्य कर रहे हों और सभी लोग उनका लाभ ले पा रहे हों। इसके अतिरिक्त गांव की जनता उनसे पूरी तरह से सुविधा प्राप्त कर रही हो। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना, गांव में पक्की सड़कों का निर्माण करना, गांव में साफ पीने के पानी का प्रबंध करना, पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध करना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत समिति करती है। इसके अतिरिक्त गांव में जन्म और मृत्यु का ब्यौरा रखना भी ग्राम पंचायत का एक मुख्य कार्य होता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत समिति ये भी देखती है कि गांव में ठीक प्रकार से साफ सफाई हो रही हो और गांव के लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी ग्राम पंचायत में किया जाता है। इस प्रकार ये ग्राम पंचायत हमारे गांव के लिए बहुत सारे काम करती है। हम ये देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के कार्यों में मुख्य भूमिका ग्राम प्रधान की होती है। ग्राम प्रधान गांव के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। गांव के लोगों को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र देना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी ग्राम प्रधान द्वारा ही दिए जाते हैं। इस प्रकार ग्राम प्रधान गांव के लोगों के अभिभावक की तरह कार्य करते हैं। ग्राम प्रधान पंचायत सचिव की सहायता से अपने गांव के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में जोड़ने का भी कार्य करते हैं, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके और गांव का विकास हो सके। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, उन्हें खरीदना, बेचना, इन सारे कार्यों को भी ग्राम पंचायत समिति करती है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। ग्राम पंचायत समिति की वर्ष में 2 बार बैठक होती है। बैठक में ये देखा जाता है कि ग्राम पंचायत समिति अपना कार्य कर पा रही है या नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी सभी लोग भाग लेते हैं। पंचायत सचिव उसमें अपने आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं और देखते हैं कि पंचायत समिति भली प्रकार कार्य कर रही है या नहीं और गांव में विकास किस दिशा में हो रहा है। ग्राम प्रधान इन सभी कार्यों में सहयोग करते हैं। किसी भी गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गांव से संबंधित सभी निर्णय ग्राम पंचायत में ही लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार उनकी समय, धन और संसाधनों की बचत होती है।
बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम पंचायत हमारे गांव के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे गांव की दशा को सुधारने का सभी कार्य करते हैं, चाहे वो सड़कें बनवाना हो, पानी का प्रबंध करना हो, पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध करना हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, विद्यालय हों, सभी सुचारू रूप से कार्य करते रहें, इस बात को देखने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे चर्चा में आपने 2 नए शब्द सुने। पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है और ग्राम सभा की जनसंख्या पर ही ये निर्भर करता है कि उस ग्राम पंचायत में कितने सदस्य चुने जाएंगे, जिसका हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि 9 से लेकर 15 सदस्य चुने जाते हैं और ये उस ग्राम सभा की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा शब्द है अनुदान। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए धन सरकार द्वारा दिया जाता है, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। ये 2 नए शब्द आपके इस पाठ में आए थे। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना ग्रामीण रहन सहन के बारे में कि ग्रामीण इलाकों में मुख्य व्यवसाय खेती है और वहाँ पर छोटे मोटे काम धंधे करना मुख्य कार्य है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में, जिनमें कि मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना और स्वच्छ भारत मिशन मुख्य योजनाएं हैं। स्थानीय स्वशासन के विषय में, अर्थात ग्रामीणों द्वारा अपना शासन किस प्रकार चलाया जाता है। पंचायत व्यवस्था एवं उसके विभिन्न स्तरों के संबंध में, अर्थात पंचायत व्यवस्था किस प्रकार करती है, उसके कितने स्तर होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन ग्राम वासियों के द्वारा मतदान करके किया जाता है। ग्राम पंचायत में मुख्यतः ग्राम प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के आय के साधन के बारे में हमने जाना कि ग्राम पंचायत को मुख्य रूप से कार्य करने के लिए धन सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिलता है, जिसको वो विभिन्न कार्यों के लिए खर्च करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि ग्राम पंचायत गांव की दशा सुधारने के सभी कार्य करती है। गांव में चाहे पीने के पानी का प्रबंध करना हो, पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध करना हो, गलियों में खड़ंजा बिछवाना हो, पक्की सड़कें बनवाना हो, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत करती है। साथ ही सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, समुचित चिकित्सा व्यवस्था करना, ये सारे कार्य ग्राम पंचायत करती है। इसके अतिरिक्त गांव के लोगों के जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना भी ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है। ग्राम प्रधान सरकारी योजनाओं से ग्रामवासियों को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, जिससे उनको रोजगार मिल सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इस प्रकार हमने ये जाना कि ग्राम पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, अच्छा लगा ना अपने गांव के बारे में और वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में जानकर? आप भी अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपके गांव में ग्राम प्रधान कौन है और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन हैं। जब ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था तो आपके परिवार में से कौन कौन गया था मतदान करने के लिए? बच्चों, आज हमने जिस पाठ की चर्चा करी वो आपकी किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में पेज नंबर 98 से 105 तक दिया गया है। पेज नंबर 104 पर अभ्यास कार्य दिया गया है। आइए हम इन अभ्यास कार्य पे चर्चा करते हुए पाठ को दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोगों ने इस पूरे पाठ को अच्छी तरह सुना है तो आप इन सबको आसानी से हमारे साथ कर पाएंगे। पहला भाग है, ग्राम पंचायत का चुनाव, खाली स्थान दिया हुआ है, वर्ष के लिए होता है। तो हाँ बच्चों, ये तो हम सब ने समझा है ना, ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पर 5 भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न है,
पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम, खाली स्थान दिया हुआ है, वर्ष होनी चाहिए। हाँ बच्चों, तो ये हम लोग ने जाना था ना कि गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुष मतदाता बन सकते हैं और अपने सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? आप इन सभी से अच्छी तरह परिचित हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा, खाली स्थान की होती है। हाँ बच्चों, आप जानते हैं ना, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। पंचायत को सरकार द्वारा खाली स्थान मिलता है। हाँ, आप जानते हैं कि सरकार द्वारा सरकारी अनुदान मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, जिसे अनुदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, पंचायत समिति का कार्य गांव में रोशनी का प्रबंध करना है। आप सभी जानते हैं केवल रोशनी का प्रबंध करना ही नहीं, गांव में समुचित विकास करना ग्राम पंचायत समिति का कार्य होता है, अतः ये कथन सही है। हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ये निश्चित नहीं है क्योंकि ग्राम सभा तभी बनती है जब आबादी 1000 से अधिक हो। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं है, हम लोग ये जानते हैं कि समिति में 9 से लेकर 15 तक सदस्य हो सकते हैं। मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। तो ये कथन सही है क्योंकि ये सभी धन ग्राम पंचायत की आय होती है जिसको वह अपने गांव के विकास के लिए खर्च करते हैं। बच्चों, ये कार्य तो आप अपनी पुस्तक में ही कर सकते हैं, इसलिए अब कुछ लिखने का कार्य भी कर लिया जाए। आप अपने गांव में सुधार के लिए अपने जो भी कार्य कराना चाहते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा और पंचायत समिति के द्वारा, उसकी एक सूची बनाकर अपने शिक्षक के माध्यम से ग्राम प्रधान को दीजिए। वह अवश्य आपकी बात को सुनेंगे और कार्य को पूरा करेंगे। आप अपनी कॉपी में 2 तरह के कार्य करिएगा। एक तो ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइएगा कि क्या क्या काम हो रहे हैं, साथ ही अपने गांव में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम और उनके लाभ लिखिएगा। बच्चों, आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे अपनी पुस्तक से ज़रूर अध्ययन करिएगा। अगली कक्षा में हम पंचायत व्यवस्था के अगले स्तर अर्थात क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को पढ़ने के लिए जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।